हेलो बच्चों, ये है फिफ्थ चैप्टर हमारा चल रहा है समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है। इस फिफ्थ चैप्टर के अंदर हमारा ये पार्ट नंबर 3 होने वाला है, जिसके अंदर हम टॉपिक नंबर 6, 7 एंड 8 को जो है कवर करेंगे। ठीक है। जो हमारा टॉपिक नंबर 6 है वो ये है कि नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र के बारे में है और दक्षिण एशिया में सार्क की भूमिका को लेकर के है। और जो लास्ट का जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं वो ये है कि बिम्स्टेक के बारे में हमें जानना है, साप्ता और IPKF के बारे में हमें जानना है। ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो आज की। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। नेपाल शुरुआत में इतिहास के अंदर जो है एक हिंदू राज्य रहा है। ठीक है। हिंदू राज्य रहा है और शुरुआत के अंदर वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया गया है। राजतंत्र का बेसिकली मतलब यही होता है कि पूरे शासन की जो बागडोर है या फिर पूरे शासन का जो नियंत्रण है एक राजा के हाथ में होता है। ठीक है। और जो लोकतंत्र होता है उसके अंदर क्या होता है कि जनता का जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है उसके माध्यम से पूरे देश को जो है चलाया जाता है। ठीक है। आप चलिए आगे देखते हैं कि जो नेपाल है ये एक ऐसा राष्ट्र रहा है पूरे विश्व के अंदर जो कभी भी किसी अन्य देशों के द्वारा गुलाम नहीं बनाया गया है। अगर हम देखें तो पूरे विश्व के अंदर ऑलमोस्ट सभी के सभी राष्ट्र ऐसे हैं जो कि कभी ना कभी किसी न किसी समय पर दूसरे देशों के द्वारा जो है गुलाम बनाए गए। जैसे भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, इवन ब्रिटेन भी जो है गुलाम बनाया जा चुका है स्पेन के द्वारा। ठीक है। अब चलिए जरा देखते हैं कि नेपाल के अंदर राजतंत्र और लोकतंत्र का जो खेल है वो कहाँ से शुरू होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेपाल के अंदर शुरुआत में राजतंत्र था। अब राजतंत्र में बेसिकली होता क्या है कि सारी की सारी जो शक्ति है ना वो किसी एक व्यक्ति के पास होती है, वो राजा के हाथ में होती है। यदि वो राजा बेकार निकला तो वो अपनी शक्तियों का जो है गलत उपयोग भी कर सकता है। और इसी तरह से कुछ नेपाल के अंदर हुआ भी, जिसके वजह से जनता के अंदर आक्रोश आ गया। मतलब जनता के अंदर भावना आ गई, एक खिलाफ वाली भावना आ गई राजतंत्र के खिलाफ कि ये राजतंत्र जो है ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। और जिसके वजह से नेपाल के जो लोग हैं वो राजतंत्र के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। परंतु शुरुआत में उनकी आवाज़ को जो है दबा दिया जाता है राजा के सेना के द्वारा। ठीक है जी। राजा ने सेना की सहायता से जो है उनकी आवाज़ को शुरुआत के अंदर दबा दिया और शासन जो पूरा जो देश का जो शासन है वो अपने नियंत्रण में कर लिया। परंतु ये जो आवाज़ उठाई गई थी लोगों के द्वारा, ये आवाज़ बाद में भविष्य के अंदर अवश्य जो है दोबारा से उठाई गई। और वो जब है 1990 के अंदर वो समय वापस से आया। 1990 के अंदर फिर से जो है लोगों के अंदर लोकतंत्र समर्थक वाली जो भावना है वो उभर करके आई। लोग जो है 1990 में उब चुके थे, पक चुके थे राजतंत्र के शासन प्रणाली से। वो लोग चाहते थे कि हमारे देश के अंदर, नेपाल के अंदर, ठीक है जी, नेपाल के अंदर लोकतंत्र जो है स्थापित किया जाए। तो उस समय पर उस 1990 में बहुत से लोगों ने लोकतंत्र समर्थक आंदोलन भी चलाया। ठीक है। और जब ये आंदोलन चलाया गया तो उस समय पर जो राजा जी थे उस समय पर नेपाल के, उन्होंने ये वादा कर दिया कि हम जो है लोकतांत्रिक संविधान की जो है स्थापना करेंगे। अब ये लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना करेंगे जिससे कि ये पता चलता है कि नेपाल के अंदर वापस से जो है लोकतंत्र कायम होने वाला है। ठीक है। तो ये उस समय पर कह सकते हैं 1990 के अंदर पहली से बड़ी सफलता मिली नेपाल के लोगों को कि नेपाल के अंदर राजतंत्र की जगह लोकतंत्र आया। परंतु कहा जाता है कि 1990 में जब लोकतंत्र आया नेपाल के अंदर तो 1990 के बाद ही जो है 1990 से ही जो है ज्ञानेंद्र करके एक राजा थे नेपाल के, उन्होंने जो है 1990 से ही जो है दोबारा से प्रयास स्टार्ट कर दिया कि किसी तरह से वहाँ पर लोकतंत्र को हटाया जाए और राजतंत्र को जो है वापस से नेपाल के अंदर लाया जाए, क्योंकि ये राजा ज्ञानेंद्र जी थे। ठीक है। और इन्हीं को जो है इन्होंने ही जो है ये लोकतंत्र समर्थक जो आंदोलन है इनके आंदोलन के दबाव में आकर के लोकतांत्रिक संविधान की जो है मांग स्वीकार कर ली थी। परंतु ये ज्ञानेंद्र जी जो है 1990 से ही चाहते थे कि दोबारा से नेपाल के अंदर राजतंत्र की जो है स्थापना की जाए। ठीक है। और कुछ समय बाद देखा जाए तो थोड़ा 1990 के बाद जा करके देखा जाए तो नेपाल के अंदर त्रिकोणीय संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। त्रिकोणीय संघर्ष जो है शुरू हो जाता है। वो त्रिकोणीय संघर्ष किन किन के बीच में होता है? एक तो राजा जी की खुद थे। ठीक है जी, राजा जी खुद थे। और दूसरी तरफ एक नया ही गुट उभर करके आ रहा था, उस गुट का नाम था माओवादी। अब ये माओवादी कौन है? याद करिए,
जब मैंने आपको चाइना के बारे में पढ़ाया था तो याद करिए मैंने कहा था कि चाइना को जो है 1949 के अंदर माओ के नेतृत्व में आज़ादी मिली थी। तो उस समय पर जो माओ की विचारधारा थी समाजवाद को लेकर के, जो लोग माओ की विचारधारा को फॉलो करते हैं उनको हम क्या बोल देंगे, माओवादी विचारधारा वाले लोग हैं, ठीक है। और इसी तरह से कुछ उसी प्रकार के जो लोग हैं माओ की जो विचारधारा को मानते हैं, वो लोगों का जो गुट है वो नेपाल के अंदर उभरना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक गुट तो ये था, दो गुट हो गए, और तीसरा गुट कौन था, जो उस समय पर सरकार के अंदर आए थे। अभी सरकार के अंदर कब आए थे ये लोग, याद करिए जो 1990 के अंदर राजा ने लोकतंत्र की स्थापना करी थी, उस समय पर फिर एक चुन करके सरकार भी आई थी। तो उसी सत्ताधारी अभिजन की जो है यहाँ पर बात की जा रही है। तो 1990 के बाद इन तीनों के बीच में, ठीक है जी, इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। अब इस त्रिकोणीय संघर्ष में अगर यदि हम देखें तो राजा जी जो है ना वो जीत जाते हैं। वो कैसे जीत जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो राजा ज्ञानेंद्र जी थे उन्होंने ही जो है 2002 में संसद को भंग करवा दिया। अब जैसे ही राजा जी ने 2002 के अंदर संसद को भंग करवा दिया तो सरकार जो है ऑटोमेटिकली गिर गई। अब जब सरकार गिर गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोकतंत्र नेपाल के अंदर था वो भी जो है समाप्त हो गया। अब लोकतंत्र की जगह वहाँ पर क्या आ गया, वापस से राजतंत्र, ठीक है। तो राजा जी ने जो है 2002 के अंदर वापस से एक अपना खेल खेला, जिसकी वजह से वहाँ पर लोकतंत्र को हटा करके वापस से राजतंत्र की जो है स्थापना करवा दी। कहाँ पर, नेपाल के अंदर। परंतु फिर भी, ठीक है जी, परंतु फिर भी नेपाल के अंदर कुछ बहुत से जो जनता है ना, नेपाल की जो जनता है वो लोकतंत्र समर्थक बहुत ज़्यादा रही है, जिसके चक्कर में वो लोग दोबारा से 2006 के अंदर, ठीक है जी, 2006 के अंदर दोबारा से जो है वो लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन करती है। अब इस प्रदर्शन के दबाव में आकर के राजा ज्ञानेंद्र जी जो है ना वो बाध्य हो जाते हैं और वो जो है संसद को वापस से बहाल कर देते हैं। ये वही संसद है जिसको जो है 2002 के अंदर राजा ज्ञानेंद्र जी ने भंग कर दिया था, ठीक है। और इसी जब संसद को वापस से बहाल किया गया तो अब एक संविधान सभा की गठन किया गया, ठीक है जी, संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का बेसिकली मतलब यही होता है कि वो संविधान को बनाने की एक प्रक्रिया स्टार्ट होगी। संविधान को, नेपाल के संविधान को जहाँ पर बेसिकली बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी जब संविधान सभा की स्थापना कर दी गई। और तब से लेकर के जब ये दोबारा से नेपाल का संविधान लिख दिया गया और वहाँ पर राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र आ गया, तो तब से लेकर के अभी तक तो फिलहाल नेपाल के अंदर लोकतंत्र है, ठीक है जी, याद रखिएगा नेपाल के अंदर इस समय लोकतंत्र बना हुआ है। अब चलिए जरा एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको कि पूरी समरी में, क्योंकि कभी कभी लोकतंत्र का है कभी राजतंत्र है नेपाल के अंदर, तो इससे जो है बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को मैंने जो है समरी में थोड़ा कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। वो क्या है कि शुरुआत में जो है नेपाल के अंदर राजा का शासन था, मतलब राजतंत्र था। और 1990 के अंदर जैसे ही लोगों जो है आंदोलन करते लोकतंत्र के समर्थन में, तो राजतंत्र जो है हट जाता है और फिर जो है लोकतंत्र आ जाता है। परंतु कहा जाता है कि 1990 से ही राजा ज्ञानेंद्र जो है वो राजतंत्र को वापस लाने की जो प्रक्रिया है वो 1990 से ही स्टार्ट कर देते हैं और उनको जो ये प्रक्रिया है 2002 में कंप्लीट भी कर लेते हैं। मतलब 2002 के अंदर वो जो है संसद को भंग कर देते हैं, जिसके वजह से लोकतंत्र की जगह राजतंत्र जो है वापस से आ जाता है। और फिर जो है जो लोग हैं वो 4 साल बाद जो है दोबारा से 2006 के अंदर लोकतंत्र के समर्थन में दोबारा से आंदोलन करते हैं और जिसके वजह से इस बार जो है लोकतंत्र आ जाता है। और जैसे ही इस बार जो लोकतंत्र आया है तो इसके वजह से जो है अभी तक जो है नेपाल के अंदर लोकतंत्र कायम ही कायम है, ठीक है। तो अब चलिए आपका अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है कि जो सार्क है, जो हमारा सार्क है, दक्षेश है, वो दक्षिण एशिया के अंदर कैसे अपनी प्रभावी भूमिका बना सकता है। उसके लिए आपसे जो है ना पेपर के अंदर कुछ सुझाव मांगे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट सुझाव जो है आपको देने होंगे इस समय पर। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो आपका आता है, ठीक है जी, 5 से 6 नंबर में आता है ये आपका ये वाला क्वेश्चन। 4 मार्क्स और 6 मार्क्स से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर बार बार आता रहता है। अब चलिए जरा इसको देख लेते हैं किस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर लिखना चाहिए। आप फिलहाल ये मेरे कुछ अपने सुझाव है और कुछ फिक्की के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। आप जो है अपने खुद के पर्सनल सुझाव भी दे सकते हैं कि किस प्रकार से सार्क की जो भूमिका है उसको प्रभावी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं जरा क्या कि फिक्की के बारे में यदि आप नहीं जानते तो फिक्की क्या है। बेसिकली भारत की जो वाणिज्य और उद्योग संगठन है वो फिक्की है। अब ये वाणिज्य का मतलब क्या होता है, ये व्यापार से संबंधित होता है और ये उद्योग का मतलब क्या होता है,
जो कि कल कारखाने वाले होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड एक संगठन है जिसको हम बोलते हैं फिक्की, और फिक्की की फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इन लोगों ने जो है मिल करके अप्रैल 2007 के अंदर सार्क को प्रभावी बनाने के लिए दक्षिण एशिया के अंदर कुछ सुझाव जो है पेश किए थे। अब उन सुझावों को जरा देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप चाहे तो इन सुझावों के अलावा भी जो है आप अपने खुद के पर्सनल सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा चीज़। अब इन लोगों ने सुझाव क्या दिया फिक्की ने, वो देखिए जरा क्या लिखा है। इन्होंने कहा जो साफ्ता है, साफ्ता की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको जो है ना पूरी ईमानदारी से जो है लागू किया जाए, पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए। अब अभी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी दिखाऊंगा कि साफ्ता और साप्टा ये क्या है, इसके बारे में अभी आपको दोबारा से बताऊंगा मैं क्या चीज़ें हैं सारे। तो ये बोला जा रहा है कि जो साफ्ता है इसको जो इसके जो प्रावधान है उसको जो है पूरी ईमानदारी से जो है लागू किया जाए पूरे दक्षिण एशिया के देशों के अंदर, जो सार्क है उनके देशों के अंदर जो है अच्छे से लागू किया जाए पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं करना इसमें। अगली चीज़ जो फिक्की जी दोबारा से सुझाव देते हैं वो ये देते हैं कि सेवा क्षेत्र में जो है ना इन लोगों को आदान प्रदान करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी नीतियों को उदार बनाना चाहिए। जैसे कि एक देश के डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर को दूसरे देश के देशों के अंदर भेजा जाए ताकि वो जो है रिसर्च का जो काम धाम होता है ना, मतलब एक दूसरे से थोड़ा बहुत मेलजोल रखे, और जिसके वजह से जो है आपसी देशों की जो है ना आपसी कहते हैं ना आपसी बॉन्डिंग जो है बहुत ही स्ट्रांग होने लग जाएगी, ठीक है। अगला जो ये सुझाव क्या देते हैं कि व्यापारियों और पर्यटकों, व्यापारी और टूरिस्ट वाले होते हैं ना, टूरिज्म वाले, उन लोगों को जो है लंबे समय तक के लिए वीज़ा दिया जाए ताकि वो लोग जो है जो सार्क के जो सदस्य देश हैं वो एक दूसरे के देश के बारे में अच्छे से जान सके, अच्छे से सही से टाइम जो है अपना स्पेंड कर सके, ठीक है। तो इसके बारे में जो है वो लोग कहते हैं फिक्की लोग कि व्यापारी और पर्यटकों को जो है ना लंबे समय तक के लिए वीज़ा देना चाहिए, ठीक है। और तो और अपने अपने बंदरगाहों पर जो सार्क सदस्य हैं, अपने अपने बंदरगाहों पर सार्क के जो सदस्य उनको जो है माल उतारने की जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि किसी देश का, ठीक है जी, यदि किसी देश का अन्य देश का जो माल आ रहा है किसी बंदरगाह पर, मान लीजिए अपने दक्षिण एशिया के, जैसे मान लीजिए ये रहा दक्षिण एशिया, ठीक है, दक्षिण एशिया के ये रहा बंदरगाह। अब मान लीजिए यहाँ पर एक यूएसए का आ रहा है सामान और यहाँ पर एक इंडिया का आ रहा है, तो श्रीलंका वालों को ये करना चाहिए कि इंडिया वालों को सबसे पहले उतारने की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इंडिया जो है ये सार्क के सदस्य देश हैं और यूएसए जो है सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि प्राथमिकता देनी चाहिए अपने सदस्य देशों को, ना कि दूसरे देशों को, ठीक है। और अगला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि फिक्की ने सुझाव दिया वो ये है कि इन सभी देशों के बीच में ना आपसी जो है विश्वास होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पहले इन लोगों को आपस में विश्वास करना होगा एक दूसरे के प्रति, तभी जो है ये लोग सही से रह पाएंगे, ठीक है। अगली चीज़ क्या है आप देखते जरा, साफ्टा के बारे में हमको डिस्कस करना, अगला हमको करना है साफ्टा के बारे में और दूसरा है बेमस्टिक, और एक और है जो मैं भूल गया लिखना, वो है IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। ये बेसिकली होता क्या है, इसका मतलब होता है कि जो UNO है ना, जो पूरे वर्ल्ड की जो पुलिस कह सकते हैं आप, UNO जो संस्था है, वहाँ पर जब कभी भी किसी देश के अंदर कोई क्राइसिस आता है, कोई दुर्घटना घटने लग जाती है, जैसे आतंकवादी वाली घटना घट रही है सीरिया के अंदर अलग अलग जगहों पर, वहाँ पर अलग अलग देश जो है अपनी कुछ शांति प्रिय सेना भेजती है। तो ये वही चीज़ है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है ये, जो कि इंडिया जो है हर साल UNO को भेजती है। और ऐसा ही कुछ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है श्रीलंका के अंदर भी भेजा गया था, याद करिए जब लिट्टे वाला जो मामला चल रहा था श्रीलंका के अंदर, तब भी भेजा गया था भारत के द्वारा इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को, ठीक है। अब चलिए जरा एक एक करके साफ्ता और साफ्टा के बारे में जरा समझ लेते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर बस डिफरेंस ये, यहाँ पर P आ जाता है और यहाँ पर ये F आ जाता है, इन्हीं दो के बीच में बस डिफरेंस, और बाकी देखा जाए तो दोनों की जो संधियाँ हैं वो लगभग सेम ही है। वो कैसे सेम अभी आपको बताता हूँ। साफ्टा की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, और साफ्टा जो ये साफ्टा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। याद करिए मैंने आपको अभी जस्ट पीछे वाला जो हमारा वो स्लाइड था कि सार्क सदस्य देशों को अपने अपने बंदरगाहों पर जो है सार्क सदस्य देशों को प्रेफरेंस देना चाहिए, अपने अपने बंदरगाहों को उनको माल उतारने की जो है सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये प्रेफरेंशियल वाली बात वही कह रहा है। इसकी मतलब क्या हुआ कि सार्क देशों को जो है ना अपने में ही जो है आपसी व्यापार के लिए काम करना चाहिए बेसिकली, ठीक है। और इसी आपसी व्यापार काम करने की जो भावना है ये जो है
इन्होंने जो है आपसी व्यापार काम करने की जो भावना है, ये 1996 के अंदर ही एक संधि करते हैं, और उसी संधि का नाम क्या है, ये साप्टा हो गया। ठीक है, इस संधि का बेसिकली मेन उद्देश्य क्या है कि आपस में जो है व्यापार को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके और आर्थिक जो है सहयोग एक दूसरे के लिए दिया जा सके। मतलब क्या है कि बंदरगाहों पर जो है एक दूसरे के माल को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए बजाय दूसरे राष्ट्रों को। ठीक है, बेसिकली मतलब इसका साप्ता का यही है। ठीक है, अगली चीज़ जरा देखते हैं साप्ता के बारे में। साप्ता जो है ये मुक्त व्यापार क्षेत्र के बारे में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है प्राथमिकता देने के बारे में कह रहे हैं, और ये जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र के बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, मतलब बिना टैक्स दिए जो है आप एक दूसरे का जो माल है खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है, बिना टैक्स पे किए। और ये जो समझौता है ये 2004 के अंदर आया था, और इस समझौते को जो है काफ़ी प्रभावी ढंग से लागू जो है 1 जनवरी 2006 के अंदर जो है किया गया था। ठीक है, अब याद रखिएगा दोनों को दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि जो साप्ता है ये थोड़ा बहुत बड़ा है, ब्रांच बड़ा है ये, मतलब सेंस जो है ना बड़ा है इसके बजाय साप्टा के। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बस याद रखिएगा ये प्रेफरेंशियल वाला प्राथमिकता देने वाला है, बंदरगाहों के ऊपर एक दूसरे की जो है देशों की शिप्स जो है उसको प्राथमिकता देने के बारे में है ये वाला। और ये वाला क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, मतलब मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया जाएगा जिसके अंदर एक देश दूसरे देशों से बिना टैक्स पे किए जो है व्यापार कर पाएंगे। ठीक है, अब अगली चीज़ जरा देखते हैं वो क्या है, बेम्स्टिक के बारे में। बेम्स्टिक की फुल फॉर्म क्या होती है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब याद रखिएगा इसकी जो स्थापना है वो 1997 के अंदर बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत जो है 4 राष्ट्रों ने की थी। वो कौन थे, एक थे बांग्लादेश, एक थे इंडिया, और एक था श्रीलंका, और एक था थाईलैंड। जब इन 4 देशों ने बिम्स्टिक की स्थापना करी थी तो उस समय पर बिम्स्टिक को बिम्स्टिक ना बुला करके बिस्ट एसी करके बुलाया जाता था। ठीक है, और जब 2004 के अंदर नेपाल और भूटान को इस बिम्स्टिक के अंदर जोड़ दिया गया तब जाकर के इसको पूरा नाम दिया गया क्या, बिम्स्टिक, जो आज के समय पे हम जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इस बिम्स्टिक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि क्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग को जो है बढ़ावा देना है। अब याद रखिए एक चीज़, अब जब यहाँ पर बिम्स्टिक की बात हो रही है तो भारत जो है ना सार्क के बजाय, ठीक है जी, भारत जो है सार्क की बजाय बिम्स्टिक के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि जो सार्क है यहाँ पर पाकिस्तान है, और जिसके वजह से पाकिस्तान के यहाँ पर सार्क के अंदर होने से पाकिस्तान और भारत के बीच में बहुत सारा लड़ाई होने स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से भारत ने जो है अल्टरनेटिव एक अलग से जो एक विकल्प ढूंढा है। वो विकल्प कौन सा है, वो है बिम्स्टिक। भारत जो है आज के समय पर कुछ ज़्यादा ही फोकस कह सकते हैं हम, ध्यान दे रहा है किसके ऊपर, बिम्स्टिक के ऊपर बजाय सार्क के ऊपर। क्योंकि जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं लगभग देखा जाए तो बिम्स्टिक के अंदर वो सारे आ रहे हैं धीरे धीरे करके, और इसलिए देखा जाए तो बिम्स्टिक जो काफ़ी हद तक सफल होने वाला भी ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छी प्रगति से जो है बिम्स्टिक चल रहा है। वहीं जो सार्क है वो ठप पड़ा हुआ है, एकदम ठप है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, भारत और पाकिस्तान के जो लड़ाई मुद्दे होते रहते हैं, इसके बारे में इसीलिए जो है सार्क जो है थोड़ा ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, और जो बिम्स्टिक है वो थोड़ा अच्छी प्रगति से काम करे जा रहा है। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर बस इतना ही है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।